माँ के बच्चे ज़्यादा जिंदा नहीं रहते थे, तो हम लोग बेच दिए गए थे बेगम साहब को। तो मेरा नाम रखा उन्होंने फ़कीर है, मेरे बड़े भाई साहब का नाम था गुलाम हुसैन। वो हमें तावीज़ देती थी पहनने के लिए, वो हम फ़कीरी करते थे, वो छुआरा और किशमिश और ये सब मिला करके खाने को देती थी। ये कल्चर था हमारा लखनऊ का। कल वैलेंटाइन डे और आज अपने उस एक्ट और फ्लर्ट की बात आप कर रहे हैं खुलकर। गुलाबी होते जा रहे हैं कुछ आप। अक्षय जी, जो आपने गरम मसाला की है, आपने तो अभी की है, मैं 1976 से कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई कभी मैं भी जवान था। मैंने एक और प्ले किया, डार्लिंग डार्लिंग। उसमें मैं अलग अलग लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ और शादीशुदा हूँ। जब ये पता चला कि आपको पद्मश्री मिलने जा रहा है, दिस आई टेक एज द बिगेस्ट रिवार्ड व्हाट आई हैव गॉट। आप लखनऊ कैसे देखते हैं? लखनऊ को साहब अभी भी मैं सबसे बढ़िया शहर मानता हूँ। जो भी आपसे कांटेक्ट में है उनको पता है कि आप शूट के लिए आए हैं, कोई फरमाइश कर दियो कि लखनऊ से आ रहे हैं साहब, जरा ये लेते आइए। अब मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तो नॉन वेज नहीं हूँ, लेकिन लखनऊ की बिरयानी मैं कई बार लेकर के गया। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मैं एक दिन लखनऊ में बिताऊं, तो मुझ जैसे आदमी के लिए कि लखनऊ की गो टू एटनरी क्या होनी चाहिए? खाने को तो आप जानते ही हैं। दूसरे यहाँ की तीसरी चिकन की बहुत चीज, बहुत मशहूर इंडस्ट्री है। हमारा लखनऊ का आम बेहतरीन भी होता है, सस्ता भी होता है एंड टेस्टी भी होता है। बचपन में मैंने अपने बचपन में तो ये जरूर सुना था, जब हमारे घर के बड़े हमें कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बोलने का मतलब ये नहीं था कि खेल किसी को बिगाड़ता है, बोलने का मतलब ये था कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप काफी बेहतर हो जाते हैं। साथ में बताने का उद्देश्य ये भी था कि एक वक्त में एक काम करिए, क्योंकि जब समय बदला तो यही लाइन बदल गई। लोग कहने लगे, जब बड़े बड़े खिलाड़ी इस देश ने दिए, कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। धीरे धीरे ये समझ आया कि एक वक्त में एक काम करो। लेकिन अमर उजाला उत्तर प्रदेश जब आप देखते हैं, उसमें जो हम पॉडकास्ट लेकर आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अमूमन उन परंपराओं को तोड़ें जो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन एक चेहरा जिसे बचपन से देखते आए हैं, उसने खुद इस परंपरा को तोड़ा है। मेरे ठीक बगल में डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी बैठे हैं, और मैं क्यों कहा कि परंपरा को तोड़ा है आपने, और ये लाइन मैंने क्यों कही जिसको आप खुद कई बार बता चुके हैं, क्योंकि इनके नाम में है डॉक्टर, ये है साइंटिस्ट। जिस जगह ये काम करते थे, जब उन्होंने अपने इतिहास को संजोया तो जिन चुनिंदा वैज्ञानिकों की लिस्ट बनी तो उनमें इनके नाम को शामिल किया, तो पढ़ाई तो अच्छी है। उसके बाद जब इन्होंने कला पर अपने हाथ आजमाए और अपने आप को, मैं इनको एक्टर से ज्यादा एक आर्टिस्ट कहता हूं, तो जब ये आर्टिस्ट बने तो ऐसे बने कि हम लोगों को वो शक्लें, वो चेहरा, और लखनऊ में जहां बड़ी नफासत से बोला जाता है, वहां का एक आदमी हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टाइल में कैसे वो तू भी बोल ले और तड़ाक भी कर ले, वो भी करके बताई। तो जो पढ़ाई में अच्छे हुए, जो कला में अच्छे हुए, वो मोहब्बत में और अच्छे निकले। तो हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा गए कि एक समय पर एक जगह फोकस करिए, आप एक समय पर 3-3 जगह फोकस कर रहे थे। 61-62 को अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड कहते हैं। कहानियां अनिल जी से ही जानेंगे, लेकिन हिंट दे दे रहा हूं कि कभी कपड़े की दुकान पर एक ग्राहक आया, उसमें इन्होंने गुरु ढूंढ लिया जिसको ये सिर्फ कानों से सुना करते थे कि फलाने साहब आए हैं और ये हमारे गुरु हो सकते हैं। बिल्कुल। ढेर सारे किस्सों की मैंने, जैसे लखनऊ में होता है ना साहब, आप और मैं दोनों वेजिटेरियन है, लेकिन सूंघने वाले बिरयानी की महक सूंघ लेते हैं। आप मेरे बगल में बैठे हैं, मैंने एक महक सूंघी है। आपका जीवन, उस पर बात करनी है। अनिल रस्तोगी जी, अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर बात करने के लिए पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत। और मैं आपको, जैसा मैंने कहा, आर्टिस्ट बोलूंगा, डॉक्टर आप हैं ही साइंस के। एक चीज बताइए, जहां से मैंने शुरू किया, कभी किसी ने नहीं कहा कि एक जगह फोकस कर लो? नहीं कहा। एक बार हमारे जो साइंस में CDRI में डॉक्टर नित्यानंद डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक बार हमारे जो हेड थे उनसे कहा कि रस्तोगी से कहो अगर जितना टाइम थिएटर में देता है साइंस में दे तो ही कैन बी बेटर साइंटिस्ट। कहा उन्होंने बात। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा सर, मैं अपनी साइंस की ड्यूटीज़ कभी नहीं नेगलेक्ट करता हूँ। जो देखिए, साइंस रिक्वायर्स ए प्लानिंग। आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह प्लान करते हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी प्लानिंग को पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ आई डिस्चार्ज माई ड्यूटीज। और ये जो टाइम है, ये भाई सभी लोग छुट्टी पे घर जाते हैं एक साथ एक्सपेरिमेंट ख़त्म करके, तो मैंने कहा मैं उस टाइम को इस्तेमाल करता हूँ थिएटर के लिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने और प्रमोट किया मुझे, डॉक्टर नित्यानंद ने भी।
एक बात बताइए सर, अमूमन आप कहते हैं कई बातें जो कही गई हैं, अब हम उसमें जो नहीं कहा गया वो जानना चाहते हैं। जी आप कहते हैं कि थिएटर मेरी पहली मोहब्बत है। जी। जिस दिन हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, पूरी दुनिया अपनी मोहब्बत को परवान देने के उस दिन पर बैठी हुई है। आपकी पहली मोहब्बत ये है, तो दूसरी मोहब्बत कौन है? नहीं देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब बात आती है या मीडिया की बात आती है, जैसे मैं चारों विधाएं मैंने अपनाई हैं। मैं रेडियो भी में हिस्सा लेता हूँ, टेलीविज़न में भी हिस्सा लेता हूँ, मैं फ़िल्म में भी हिस्सा लेता हूँ, मैं थिएटर में भी हिस्सा। तो यहाँ पर वो पर्सनल बात नहीं है। भाई ज़ाहिर है कि सबसे पहली मोहब्बत बीवी से होती है, फिर बच्चों से होती है, तो वो हमारे साथ भी है। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा रहा कि जिस साल मेरी शादी हुई, लगभग उसी साल मेरा थिएटर शुरू हुआ और लगभग उसी साल मैंने CDRI ज्वाइन किया। सो 1962 हैज़ बीन ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ईयर इन माई लाइफ। लेकिन कुछ वो ऐसा चला, देखिए मैं सब ईश्वर को मैं विश्वास करता हूँ, उनकी मर्जी कुछ ऐसी थी। हमारी वाइफ जब आई थी, हाई स्कूल पास आई थी, तो उनको लगा मैंने MSc का एग्ज़ाम दिया है उन्हें लगा ये तो पढ़ करके विदेश जाएंगे, मुझे छोड़ दिया जाएगा। और आप सोचिए 62 की बात है, उस समय लड़कियों की पढ़ाई घर की बेटियों तक को नहीं पढ़ाया जाता था, बहू को पढ़ाना तो बहुत दूर बात है। ठीक है। लेकिन हमारे परिवार वालों ने, हमारी वाइफ ने जब इच्छा जाहिर की, शी हैड कम फ्रॉम ए मच एनलाइटेंड फैमिली देन माई फैमिली। ये बात सही है, बहुत अच्छी फैमिली से। उनके ग्रैंड मैटरनल अंकल जो थे, ग्रैंड अंकल, वो मेयर थे लखनऊ के, गिराधन रस्तोगी जो ज़माने में बीजेपी। तो बहुत एनलाइटेंड फैमिली थी उनकी, और मेरी तो बहुत ऑर्डिनरी फैमिली थी। बट समहाउ द अदर दे लाइक्ड मी, आई लाइक्ड हर, एंड वी स्टार्टेड। तो उसमें क्या हुआ कि उनका भी काफ़ी टाइम पढ़ाई में जाता था। आप सोचिए कि जो लड़की हाई स्कूल पास करके आई, फिर उसने इंटर किया, BSc IT कॉलेज से किया, सोचिए IT कॉलेज में, MA किया एंथ्रोपोलॉजी, PhD किया, and then she established the department of anthropology in Narisha Niketan degree. So how much demanding the subjects must have been for her also. हर गाड़ी को चलाने के लिए तेल या फ्यूल की जरूरत होती है। जी आपकी वैवाहिक गाड़ी में वो जो फ्यूल था वो शायद मोहब्बत थी, इसीलिए जो हाँ, आप बता रहे हैं कि वी हैड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। और भाई चूंकि एक थोड़े बड़ी फैमिली से आई थी, मैं थोड़ा नक्शा भी खाता था तो लेकिन ये था कि बहुत एकोमोडेटिव फैमिली थी उनकी भी। और हमारे फादर का ऐसा व्यवहार था, ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू बिग पीपल इन द सोसाइटी। तो इस वजह से हम लोगों की शादी भी हुई इसी लिहाज से, एंड वी हैड वेरी गुड पास्ट लाइफ। अब ये सोचिए कि जर्मनी में जब मैं गया हूँ, लैंग्वेज कोर्स में वाइफ्स नहीं जाती हैं, 4 महीने का जो लैंग्वेज कोर्स होता है। तो जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की लेडी थी, उसे जब मेरी वाइफ को बोर्ड करते देखा प्लेन पे, बोले रस्तोगी जी हाउ शी इज गोइंग, नो 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 शी इज नॉट अलाउड, शी इज नॉट अलाउड। मैंने कहा मैडम शी इज गोइंग ऑन ए डिफरेंट फेलोशिप। सो उनके में भी ये एक जिजीविषा थी कि हम पढ़ करके, और देखिए ये वाकई में फैक्ट है कि शुरू के 4 महीने के लैंग्वेज कोर्स में मेरे कम से कम यहाँ से, मेरे लखनऊ से मैं प्रोफेसर PC मिश्रा गए थे, यहाँ इंडिया से करीब 30 लोग थे, किसी की वाइफ नहीं थी एक्सेप्ट माई वाइफ। ऑफ कोर्स फॉर सम टाइम शी वर्कड एट ए डिफरेंट प्लेस, आई स्टेड एट ए डिफरेंट प्लेस, तो हम लोग अपना वीकेंड्स पे जाते रहते थे, मिलते रहते थे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं दूसरे विषय पर आना चाह रहा था, लेकिन जैसा आपने बता दिया तो मेरे अंदर की एक यंग मैन वाली क्यूरियोसिटी जग गई। जी राजा बाजार के पुराने लखनऊ के उन गलियों में जी इस बात का भी क्या, जो लखनऊ वाले कहते हैं कि एक ऑरा होता था कि उस घर से भी मेरी बीवी आई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये बड़े फख्र से कहा जाता था भाई इनकी बहू तो फलाने खानदान की है। बिल्कुल था, यू आर वेरी राइट। देखिए उस समय क्या था, सोसाइटी बिल्कुल अलग थी। उस समय मैं लोगों को बताता था इक्का सबसे बढ़िया सवारी होती थी, सस्ती सवारी, उससे महंगी सवारी तांगा होती थी। और आज रिक्शे वाले जो बेचारे भूखों अपनी रोजी रोटी ने, वो उस समय सबसे महंगी सवारी होती थी। तो वो ज़माना अलग था, हमारा कल्चर अलग था। मैं आपको बताऊं, मेरा शुरू में नाम था, हमारे शायद माँ के बच्चे ज़्यादा जिंदा नहीं रहते थे, तो हम लोग बेच दिए गए थे बेगम साहब को, तो मेरा नाम रखा उन्होंने फ़कीर है। मेरे बड़े भाई साहब का नाम था गुलाम हुसैन। ये बेगम साहब ने आपको नाम दिया? हाँ, और हम ताज़िया रखते थे, हम दोनों भाई मुहर्रम में हम लोग ताज़िया रखते थे। और जहाँ तक मेरी याददाश्त है,
कुछ समय तक मैं, जब बेगम साहब शिफ्ट हो गए उधर नखास की तरफ, हम लोग उनके यहाँ जाते थे, वो हमें तावीज़ देती थी पहनने के लिए, वो हम फ़कीरी करते थे, कुछ लोगों के यहाँ कुछ मांगना होता है, हमें वो गोटा और वो सब, वो छुआरा और किशमिश और ये सब मिला करके खाने को देती थी। ये कल्चर था हमारा लखनऊ का। बताइए, जिनका नाम फकीरे पड़ा, फ़कीर उन्होंने उस फकीरी को जिस तरीके से कई बार हमको दिखाया, और ना सिर्फ फकीरी को दिखाया, जब मैं आपकी मूवी लेन में, आपकी उस कास्ट लेन में जाता हूँ, आप वो औरंगजेब बने जी, जिसके बारे में कहा गया या इतिहास में लिखा गया। और मैं वापस कई बार सोचता हूँ कि कितना कॉन्ट्रास्ट है लखनऊ के उस आदमी के लिए जो नॉनवेज नहीं खाता, जो बड़े तमीज से लोगों से बात करता, जो मैंने शुरू में कहा लहसुन भी कि नहीं खाता। लहसुन भी आप नहीं खाते। आश्रम की सीरीज में हरियाणा का एक मुख्यमंत्री जो अपने किसी तरीके के अलग तरीके के धन को, जब आप औरंगजेब बनते हैं तो एक ऐसा शासक जिसके बारे में हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जब आप एक्ट करते हैं थिएटर पर, मैंने अर्जुन भी किया, वीर मैं वही अर्जुन। मैं उसमें से एक और कहानी पर आने वाला था। ओके। आप अक्षय कुमार को ये भी बता देते हैं कि तुम जो आज हीरो बन रहे हो, ये हीरो में लॉन्ग बैक बन चुका हूं। 30 साल पहले, 50 साल पहले बन चुका हूँ। वो वाली कहानी बताइए कि आपने अक्षय कुमार को बोला जो आप साहब आज कर रहे नहीं, हैं वो मैं कर हुआ ये कि हम, एक नाटक था पंछीजा पंछिया, दीनानाथ जी आकाशवाणी में थे, तो उन्होंने इसका, उनके मित्र सुरेंद्र गुलाटी जी ने एडेप्टेशन किया था, वो उन्होंने नाटक वहाँ किया था दिल्ली में। तो बहुत, मतलब आज भी मेरा मानना ये है, समझ लीजिए, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द माई लाइफ्स बेस्ट कॉमेडी प्ले, जिसमें यू प्ले ए कैसानोवा who flirts with 3 different girls. All 3 are air hostesses. And कोइंसिडेंस ये सर, कल वैलेंटाइन डे और आज अपने उस एक्ट और फ्लर्ट की बात आप कर रहे हैं खुलकर। गुलाबी होते जा रहे हैं कुछ आप। नहीं, लकीली आई वाज वेरी लकी। आप प्लीज कंटिन्यू करिए कि वो कैसे नोवा से किरदार। उसके हमने लगभग 400 शो किए। वो मेरा नाटक इतना पॉपुलर था, उसमें हीरोइंस तो बीच बीच में कुछ बदल गई, लेकिन हीरो नहीं बदला था। हीरो और मैं, हमारे साथ विजय वास्तव जी, लखनऊ के बहुत सीनियर एक्टर हैं, मैंने बल्कि उनको देख करके थिएटर शुरू किया था। वो उसमें नौकर का रोल करते जो परेश रावल जी ने फिल्म में किया है, और थपलियाल जी रोल करते थे जो जॉन अब्राहम ने किया। तो मैंने तीनों लोगों को ये बताया। परेश रावल जी से मेरी एक मीटिंग NSD में हो गई, वो NSD के चेयरमैन थे, मैं कमेटी का मेंबर था। जॉन के साथ मैंने फिल्में की हैं। अक्षय कुमार जी के साथ मैं मिशन रानीगंज कर रहा था वहाँ यॉर्क इंग्लैंड में। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अक्षय जी, जो आपने गरम मसाला की है, आपने तो अभी की है 2000 के शुरू में, मैं 1976 से कर रहा हूँ। चले आपने रियली? मैंने कहा भाई, कभी मैं भी जवान था। वो जवानी आज इतनी कायम है कि अगर हम थोड़ा सा, आप दर्शक जूम करके चेहरा देखें तो वो याद करके 3 हीरोइनों वाला का थिएटर में जब ये हीरो होते हैं तो वो चेहरों की जो गुलाबियत है। मैंने एक और प्ले किया, डार्लिंग डार्लिंग। उसमें मैं अलग अलग लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ, और शादीशुदा हूँ, इसमें तो बिना शादीशुदा। तो उसमें मेरी बीवी क्या करती है, वो नाटक करती है, वो कह जाती है अरे मेरी तो आँख चली गई, और सब वॉच करती है। फिर बाद में जो उसका हश्र होता है बड़ा बुरा होता है। जब आप एक्ट करते हैं अनिल सर, मतलब सर, किरदार जिस तरीके से आपने निभाए हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले, कई बार बहुत छोटे से छोटे किरदार रिकॉल रहे हमको एज ऑडियंस, एज अ दर्शक। आप कई बार अपने खुद छोटे किरदारों के बारे में बोलते हैं कि जहां इम्पैक्ट नहीं हुआ, अगर आपको पता होता है इम्पैक्ट नहीं होगा तो आप उनको नहीं करते। हाँ, आप एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने सार्वजनिक रूप से कहा, गलत ले ली थी। मैं आज भी उसको अपनी अच्छी फिल्मों में नहीं मानता हूँ। अब जो मेरा सवाल था वो ये था कि जब आप इतनी शिद्दत से अपने किरदार को अदा करते हैं, तो जब आप वो 3 हीरोइनों के साथ फ्लर्ट करते थे और घर आते थे और जीवन की हीरोइन मिलती थी, नहीं, वो आपको एज अ आर्टिस्ट बहुत मैच्योर मानती थी या नहीं? दैट शी हैड कॉन्फिडेंस इन मी, और ये हुआ है थिएटर में। आपको बताऊं, हमारे यहाँ सत्यमूर्ति जी जिसके फाउंडर थे, तो भाई जाहिर है, देखो जब लड़का लड़की होता है तो थोड़ा एक म्यूचुअल अट्रैक्शन हो ही जाता। कहते जाने दो, रास्ते में चलने दो, लौटने में तोड़वा दूंगा। क्योंकि भाई देखिए, अच्छा ऐसा होता था, आपको मैं बताऊं कि पहले जब मैंने नाटक शुरू किया था तो परिवार वाली लड़कियां नहीं आती थी। यहाँ लखनऊ में एक आध फैमिलीज थी, एक बंगाली फैमिली थी हमारी ये सुंदरबाग में, उनके यहाँ कई लड़कियां थी। 2-3 लड़कियां जो थी वो थिएटर में थी। तो हम लोग उनको उनका पेमेंट देते थे, उस समय 50 रुपए देते थे, 60s की बात कर रहा हूँ, और रिक्शे के पैसे देते थे।
लेकिन जब हम लोगों ने करना शुरू किया तो जिसके यहाँ रिहर्सल कर रहे हैं उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, उन्होंने अपने घर की लड़कियों को दिया। हमारी वाइफ ने देखा, उनकी फ्रेंड बहुत अच्छी वीना भाटिया जी, वीना भसीन है, वो कुंवर कल्याण जी सिंह जी के साथ काम करती थी, उनका भाई साहब मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरे साथ। तो फिर अच्छी अच्छी लड़कियां जुड़ने, लेकिन होता ये था कि हम उस जमाने में पहले जिस लड़की को चाहिए उसके पेरेंट्स से मिलते थे, पहले उनमें कॉन्फिडेंस जगाते थे कि आपकी लड़की हमारे यहाँ सेफ रहेगी। आपने और परसेप्शन चेंज करने का काम किया या कॉन्फिडेंस देने का? हाँ, मतलब कम से कम अपने ग्रुप के लिए। और छोड़ने हम खुद जाते थे, क्योंकि छोड़ने में रिहर्सल 8:30-9 बजे खत्म। तो वो मतलब मैं अक्सर गाड़ी से जाता था, अक्सर स्कूटर पे मैंने 2-2 लड़कियों को बिठा करके छोड़ा, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। सेफ्टी इंश्योर कर। अब तो आजकल लड़कियां छोड़ती हैं लड़कों को, अब तो जमाना बदल गया है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब लड़कियां भी आगे आ गई हैं। सर मैं आपको कई बार सुना, मतलब बतौर जर्नलिस्ट भी और कला को देखने समझने के क्रम में भी, मैंने आपको जितनी बार सुना, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, सही या गलत हो सकता है, लेकिन चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं, मुझे एक चीज जो शायद मुझे लगता है मुझे आपसे सीखनी चाहिए, वो ये, आपने जब भी बात की है, आप अपनी जिंदगी में आए हर किरदार को पूरा क्रेडिट देते हुए नाम याद रखते हैं कि कौन हमारी दुकान पर आया तो मेरा गुरु बना, कौन वो व्यक्ति था जिसने मुझे एक लाइन समझाई, वो लाइन समझने के बाद जब मैंने एक्ट किया तो ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अशोक सिन्हा का नाम मैं इशकजादे के लिए लेता हूँ। पहले मेरे गुरु राजेश्वर बच्चन जी हैं, आज उनको थिएटर में कोई नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि हालांकि मैं उनके साथ काम करने से पहले मैं 2-3 डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका था, लेकिन उनसे मुझे सीखने को ज़्यादा नहीं मिला। मुझे जो असली जो थिएटर आज जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, उसके थिएटर की नुआंसेस, एक एक चीज़ मुझे राजेश्वर बच्चन जी ने, वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम बट अनिल सर, मतलब आप मुझसे ज्यादा स्वाभाविक रूप से दुनिया देख चुके हैं, दुनिया में एक चीज यही तो गायब हो रही है ना कि ड्यू क्रेडिट देना। नहीं साहब, मैं तो आपको बताऊं, बचपन में भी अगर किसी ने मुझे कोई फेवर किया है, आई नेवर फॉरगेट इट, और मैं बराबर उस चीज़ को मैं मेंशन भी करता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है। तो और मेरा मानना है कि ये इंसान में इतनी खुददारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर किसी ने आपको मदद किया है, आज आप उसी की बदौलत कहीं से कहीं आप हो सकते हैं। अब जैसे मैं बताऊँ, अशोक सिन्हा ने अगर मुझे वो लाइन न बताई होती, मान लिया मैं गलत लाइन बोलता, वो किस्सा दर्शकों के लिए बता दीजिए कि हुआ ये था कि मुझे इशकजादे में दद्दू का रोल जो था, अर्जुन कपूर के ग्रैंडफादर का रोल पढ़ने के लिए दिया गया। उसमें एक सीन था, वो बॉबी के साथ, जो मैं मरीज बॉबी है वो कैरेक्टर बने थे उसमें, मैं उनसे एक डायलॉग बोलता था, वही ऑडिशन में दिया गया था, वही मुझे भी दिया गया था और वही उनको दिया गया था अशोक सिन्हा को। उसमें एक लाइन मेरी समझ में नहीं आ रही थी, अशोक मेरे बगल ही बैठे थे, अशोक हैज़ बीन वर्किंग विद मी इन थिएटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने कहा अशोक यार ये लाइन नहीं समझ, अरे सर ये तो बड़ी आसान है, ये ऐसे बोल दी। अरे मैंने कहा मेरी अकल में क्यों नहीं है। अब देखिए मैं अशोक को कैसे भूल सकता हूँ, शायद उस लाइन की वजह से ही मुझे वो रोल मिला, और उस लाइन उस रोल की वजह से, इशकजादे की वजह से आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। हाँ, आप उसको अपने लिए चेंज मानते हैं कि वहां से एक मेकओवर, एक मेकशिफ्ट आपके उस इंप्रेशन या चेंज, ये बहुत बड़ा चेंज ओवर था, क्योंकि अगर इशकजादे, देखिए मैंने उड़ान सीरियल किया जी, उड़ान ने भी मुझे नेशनल रिकॉग्निशन दिया था, लेकिन चलता रहा, वो सब काम होता रहा, लेकिन इशकजादे की वजह से हुआ ये कि मुझे बम्बई बुलाया गया। अब बॉम्बे तो लोग जाने के लिए एस्पायर करते रहते हैं, जाके स्ट्रगल करते हैं, मुझे बुलाया गया, हालांकि मैंने आई वॉज ऑलरेडी गोइंग टू बी 70 ईयर्स एट दैट टाइम। तो मैंने उस कास्टिंग डायरेक्टर रीमा गुप्ता थी, एक सनशाइन प्रोडक्शन था, उसका सीरियल आता था न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, का सीजन 2 शुरू हो रहा था, उसने मुझे ऑडिशन भेजा, मैंने भेज दिया, अप्रूवल तो होना ही था, वो लोग पहले ही से अप्रूव कर चुके थे। बोली आप कब आ रहे हैं, मैंने कहा कहाँ, बोली बम्बई। मैंने कहा तुझे शूट करना है यहाँ के शूट कर, मैं बम्बई नहीं आने। आप सोचिए 70 साल की उम्र का, और मैं लिम्प करने लगा था, आई वाज लिम्पिंग, मुझे बहुत जबरदस्त। इस पूरे पॉडकास्ट में पहली बार जब आप उम्र बता रहे हैं तो लग रही है सुनने वाला कोई समझ नहीं पाएगा, और खास तौर पर जब आप जैसा कहते हैं ना कि दद्दू ने जिस तरीके से बात की थी उसको देखकर कोई कह नहीं पाएगा कि ये एक इम्पैक्ट है। नहीं, मुझे देखिए मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि अलग अलग डायरेक्टर्स ने, चाहे थिएटर के डायरेक्टर्स हों, चाहे फिल्म के डायरेक्टर्स हों, उन्होंने मुझे, चाहे सीरियल के डायरेक्टर, मुझे अलग अलग टाइप के रोल दिए, मुझे टाइप्ड नहीं बनाया। अब जैसे अभी जो मेरा लेटेस्ट प्ले डैडी है, जिसको सूर्यमोहन कुलशेज ने डायरेक्ट किया है, आई कॉल इट द बेस्ट प्ले ऑफ माई लाइफ। इसके पहले यहूदी की लड़की कहा वो मैं करता था, जो थपलियाल जी ने डायरेक्ट किया था। तो कुछ रोल्स ऐसे होते हैं आपकी लाइफ के जो बड़े मेमोरेबल होते हैं। मैं अब लखनऊ जर्नी पर आना चाहता हूँ, पर उससे पहले एक चीज जिस पर मैं जरूर आना चाहता हूँ,
लोग बोलते हैं ये सवाल नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम जर्नलिस्ट अमूमन करते हैं। जिस वक्त किसी नोटिफिकेशन से, किसी फोन की घंटी से, शायद किसी टीवी से, किसी पड़ोसी जानने वाले से आपको ये पता चला कि इस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक, जिसमें हम मानते हैं कि ठीक है कला के क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र के ढेर सारे सम्मान हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र आपको और आपके जी। काम को रिकग्नाइज करे, जब ये पता चला कि आपको पद्मश्री मिलने जा रहा है, हम इसलिए खुश थे क्योंकि हमारे लखनऊ को मिलने जा रहा है। हम इतना अधिकार तो मान लेते हैं कि हमारे लखनऊ को बिल्कुल मिला। बिल्कुल। तो जिसको मिला, उस पहला मोमेंट, जो पहली जानकारी मिली और उसके बाद देखिए भाई, जाहिर है खुशी तो हुई, लेकिन वो खुशी मैं अपने में समाहित करता, मेरे पास फोन्स का सिलसिला शुरू हो गया, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस का। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई सम्मान से। देखिए, सम्मान हर एक आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे जो साथी लोग हैं वो मुझे कितना प्यार करते हैं। उनको जितनी खुशी हुई, शायद मुझसे ज़्यादा खुशी हुई। दिस आई टेक एज द बिगेस्ट रिवार्ड व्हाट आई हैव गॉट। अब चंद दिनों बाद हम वो तस्वीर भी देखेंगे जब राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में वो पूरी उद्घोषणा होगी और अनिल रस्तोगी जी को जब वो सम्मान मिल रहा होगा, जिनको आप वहां ले जाएंगे अपने परिवार को, वहां ताली बजा रहे होंगे और हम सब लखनऊ वाले यहाँ तालियां। और वैसे राष्ट्रपति से मुझे एक और सम्मान भी मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जी। 2023 का। वो भी मुझे राष्ट्रपति मुर्मू जी ने दिया था, तो वो भी मेरे लिए एक बड़ा भारी सम्मान था, क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट का सबसे बड़ा सम्मान है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये सम्मान मिलने की वजह से मैं बहुत बड़ा कलाकार हो गया। मुझसे और भी अच्छे अच्छे कलाकार मौजूद हैं, लेकिन शायद उनको मौका नहीं मिल पाता है या अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इससे मुझे ये मुगालता कहीं से नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ। एक चीज बताइए सर, जो आपने थोड़ी देर पहले अपने एक जवाब में भी कहा था कि मुंबई बुलाता है और फिर लोग जाते हैं और वहाँ एक अलग जर्नी होती है, जिस पर हम कई बार कई किरदारों से इसी जगह जहाँ बैठे हैं, हम अपनी पॉडकास्ट की सीरीज में कई किरदारों से बात किए हैं, कई एक्टर्स यहाँ आए थे, तो वो उस हसल को बताते हैं, मुंबई शिफ्ट करना क्यों जरूरी है वो बताते हैं। आपको कभी नहीं लगा कि मुझे मुंबई में रहना चाहिए? वहाँ रहे तो काम ज्यादा। देखिए, मैं आपको बताऊं, कभी भी थिएटर मेरा शौक जरूर रहा, और वो भी थिएटर रहा। लेकिन मैं बॉम्बे जब मुझे बुलाया गया इशकजादे के बाद, मैं गया, मैं 5 साल रहा। 5 साल मैंने बहुत काम किया। मैंने डेली सोप्स भी किए, कमर्शियल्स भी किए, फिल्में भी की, सब कुछ किया, लेकिन आई वॉज मिसिंग बैडली माई थिएटर। और जैसे आपने कहा, मैं थिएटर को आई टेक इट एज माई फर्स्ट लव, क्योंकि जहाँ भी मैं आज खड़ा हूँ वो सब थिएटर की वजह से, हमारे गुरुओं की वजह से। हमने राज बिसारिया साहब हैं, उर्मिल कुमार थपलियाल जी रहे, इधर मैंने सूर्य मोहन के साथ काम किया, मैंने बीवी कारन जी के साथ काम किया, बंसी कौल के साथ काम किया, मैंने रंजीत कपूर के साथ काम किया। तो वो थिएटर को, क्योंकि बिना थिएटर के जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन है वो नहीं होता है। एक्सपोजर आपको ज़रूर मीडिया देता है। मुझे लोग आज जो जानते हैं वो जाहिर है मुझे उड़ान की वजह से जानते हैं, इशकजादे की वजह से जानते हैं, मुक्ति भवन की वजह से जानते हैं। सर, हर जनरेशन के पास अपने रीजन है। आपने DD1 जब होता था जी, तब एक ऑडियंस ग्रुप बनाया जी। फिल्मों और मल्टीप्लेक्स के दौर में आपने एक नया ऑडियंस ग्रुप बनाया। तो मुझे लगता है कि हर दौर में आपने एक एक नया ऑडियंस ग्रुप क्रिएट मैं किया। इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि इसके पहले कि लोग मुझे भूलें, कुछ एक नई चीज आ जाती है। That's why I've been very lucky. क्या लखनऊ रुकने की एक वजह थिएटर के साथ साथ ये भी थी कि समंदर बनाम राजा बाजार की गलियां, ठंड में वो सुबह मलाई, वो अच्छे नहीं खस्ते? साहब, मैं आई हैव ऑलवेज लव्ड माय लखनऊ। मैं, देखिए, मैं पुराने लखनऊ का रहने वाला हूँ, और आज भी मैं उसी पुराने लखनऊ में रहता हूँ जो मकान मेरे पिताजी ने 1954 में बनवाया था। मेरा बेटा शिफ्ट कर गया। जिस मकान के ठीक सामने एक मंदिर है और रोज सुबह वो पार करके वहाँ। जी जी जी, मैं दर्शन करने जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप लखनऊ कैसे देखते हैं? लखनऊ, देखिए, पहले मैं कहा करता था कि लखनऊ हैज ऑल एडवांटेजेस ऑफ बिग सिटी बट नो डिसएडवांटेज, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। लखनऊ की पॉपुलेशन जो बेतरतीब बढ़ी है, उसकी वजह से लखनऊ का एक्सपेंशन बहुत हुआ है। पहले मैं आपको बताऊं, निराला नगर तक लखनऊ सीमित रहता था, इधर चौक में थोड़ा आगे बढ़ जाएं वहाँ तक लखनऊ सीमित था। अब तो लखनऊ बहुत बड़ा हो गया है,
और इन स्पाइट ऑफ मेट्रो, इन स्पाइट ऑफ मिनी फ्लाईओवर्स, इतना अनियंत्रित है। अभी मैं आपके यहाँ ही आ रहा था, मैंने टाइम ऐसे किया था कि मैं 1:25 पे मैं पहुंच जाऊँ, मैं 1:37 पे पहुंचा, 12 मिनट मैं जिधर जाऊं उधर ट्रैफिक लगा, जिधर जाऊं। और 1 जनवरी को तो मैं बताऊं कि बहुत रश होता है। तो यहाँ के जो, और मैं ये नहीं मानता हूँ इस ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये मैनेजमेंट की कमी है। जिस ढंग से आजकल उन्होंने चौराहों पे इधर से लंबे लंबे टर्न दे दिए, दिस ऑल फेलियर ऑफ द सिस्टम। आप उसी को अगर ढंग से कंट्रोल करें, यू कैन डू। पूरे हिंदुस्तान के, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ। जब मैं जर्मनी में था, स्कॉलरशिप पे गया था, मैं कोपेनहेगन 4 बार मैं गया, वहाँ पर अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं घूमने गया, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह यही लाइट्स चौराहों पे काम करती हैं। हमारे यहाँ क्या ऐसा नया है? इवन दिल्ली बम्बई में मैंने देखा यही काम करती हैं। हमारे यहाँ साहब वो चौराहों से आधा किलोमीटर दूर आपको भेज करके वहाँ से मुड़वाते हैं। दिस ऑल, आई मस्ट से, दिस ऑल फेलियर ऑफ सिस्टम। दे मस्ट, ऐसा नहीं है, हमारे सब बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, लेकिन शायद वो चलता है करके वो निकल जाती है। ये एक लखनऊ वाले का दर्द है। अब मैं अगर उस सवाल को दूसरे तरीके से पूछूं जी, कि हम जैसे लोग जो आते हैं तो हमको बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि लखनऊ शहर किसका है? स्वाद का, बहुत अच्छे अच्छे खाने का, आज भी अपनी विरासत को जोड़े रखने का। किसी एक गली में, आप जैसे आपने कहा कि जिस शहर में ताजिए भी उतनी ही तरीके से निकलते हैं, जहां होली भी उसी गली में बिल्कुल उतनी तमीज से खेली जाती है और वो भी पास आ रहा है। तो अगर मैं ये पूछूं कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि अब जब मैं कहा ना कि जब आपको सम्मान की घोषणा होती है तो हम इसलिए खुश होते हैं कि लखनऊ वाले को मिला, जी जी, नेचुरल, अनिल जी को मिला, ये पहली बात। लेकिन ज्यादा बड़ा जो एक सर्वनाम बन गया वो ये कि लखनऊ वाले को मिला, और वो हम मानते हैं। बिल्कुल। तो आप लखनऊ को कैसा शहर मानते हैं? नहीं, लखनऊ को साहब अभी में मैं सबसे बढ़िया शहर मानता हूँ। इसी शहर में मैं पैदा हुआ, यहीं मैं बड़ा हुआ, यहाँ मैंने पढ़ाई की, यहीं मैं यूनिवर्सिटी में गया, यहीं मैंने जॉब किया, यहीं से मैंने थिएटर शुरू किया, यहीं से मैंने टेलीविज़न शुरू किया, यहीं से मैंने रेडियो शुरू किया, यहीं से मैंने फिल्म शुरू किया। बीच में एक दौर था 5 साल का जिसमें बुलाया गया, तो मेरे वो भी अगर बच्चे न कहते, माई सन एंड माई डॉटर इन लॉ, नहीं पापा आपको इतना शौक है, यू मस्ट गो देयर, आपका बेटा मेरे साथ लेके गया। अब उसमें साहब जो ग्लैमर देखा, वो लॉन्च पार्टी थी, लॉन्च पार्टी में एक से एक बड़े धुरंधर कलाकार, तो पापा यू मस्ट स्टे। और उसने साहब मुझे, मैं चूंकि लिम करता था, उसने विद इन ए वीक्स टाइम ही परचेज मी ए फ्लैट। लेकिन जैसे मैंने कहा, आई वाज मिसिंग माय थिएटर एंड आई वाज मिसिंग माय फैमिली, क्योंकि मेरी वाइफ नेवर लाइक मुंबई, माय ग्रैंडसन नेवर ट्राई टू कम टू स्टे देयर। तो मैंने कहा नहीं, फैमिली पहले है और फिर दूसरी थिएटर। मैं थिएटर बहुत मिस, वहाँ से आती देखिए मेरा थिएटर चालू हो गया, मैंने कई नाटक किए, आज भी मेरे शोज हो रहे हैं। सर ये बताइए, और जब आप थिएटर बोलते हैं तो आप जो मुस्कुराते हैं वो पता चलता है कि वो पहली मोहब्बत को याद कैसे किया जाता है। कभी ऐसा कुछ हुआ कि मुंबई शूट करने जा रहे हैं, जो भी आपसे कांटेक्ट में है उनको पता है कि आप शूट के लिए आए हैं, कोई फरमाइश कर दी हो कि लखनऊ से आ रहे हैं साहब, जरा ये लेते आइए? हाँ, हुआ। अब मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तो नॉन वेज नहीं हूँ, लेकिन लखनऊ की बिरयानी मैं कई बार लेकर के गया साहब। अभी लखनऊ के लोगों पर एक एडिशनल प्रेशर होता है। अभी जया भट्टाचार्य लखनऊ की है, उसने मुझे मक्खन मंगाया था मुझसे। अभी मैं गया आपके इलाके से तो बेहतर कहाँ हमारे इलाके नहीं। देखिए, इस मामले में लखनऊ इज वेरी गुड। लखनऊ में खान पान की चीज़ें, बल्कि मैं आपको बताऊं, एक सीरियल मेरा था कलश, उसमें मेरी एक बहू का रोल करती थी बच्ची। तो उसने मुझे कहा, अंकल मैं अब एक रेस्टोरेंट खोल रही हूँ, कैन यू गेट मी सम डिलिशियस फूड्स ऑफ लखनऊ। तो उस समय नवाब मीर जाफर साहब वाज अलाइव, तो उन्होंने उस पर पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो मैंने उसको वो भेजी। मैंने कहा देखो बेटा, क्योंकि सब नॉन वेज खाने मोस्टली होते हैं, ऑफ कोर्स वेज खानों में जलेबी है, यहाँ की इमरती है। सर मैं तो लखनऊ का नहीं हूँ, लेकिन ये एडिशनल प्रेशर हो जाता है कि कोई दोस्त लखनऊ से होकर गुजर रहा हो या हम किसी से मिलने जा रहे हूँ, तो 2-3 आइटम तो ले जाने पड़ते हैं। जी, ये जैसे कपड़े भी, कि यहाँ से चिकन। हाँ, देखिए दूसरे चिकन, मैं आपको बल्कि बताऊं, जब योगी जी जब वहाँ नोएडा में फिल्म सिटी की बात चल रही थी, तो मैंने 1-2 अखबारों में लिखा भी था। मैंने कहा अगर ये लखनऊ कानपुर के बेल्ट पे बनाया जाए तो उसका ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखिए नोएडा में तो कोई टैलेंट है नहीं, वहाँ तो सब इम्पोर्टेड टैलेंट है, बाहर से लोग आके काम करते हैं। जबकि आपके लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है, गोरखपुर है, ये सब लखनऊ से लिंक्ड है। कितनी टैलेंट है यहाँ के, यहीं के लोग, मैं आपको बताऊं, आज अगर इंडस्ट्री में छाए हुए हैं तो वो महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं,
हमारे इसी हिंदी बेल्ट के लोग हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे मैंने कहा यहाँ जो टेक्नीशियंस हैं उनको जॉब मिलेगा। तीसरे यहाँ की चिकन इंडस्ट्री जो है, मेरा मेरा अपना भी चिकन का काम रहा है। मेरे कपड़े ब्रदर की करते दुकान थे। होती थी जी आप लोगों की? कपड़े की दुकान अलग थी, चिकन का मेरा चिकन अलग का भी था। आपका काम हाँ, रहा, अच्छा। मेरे ब्रदर ने शुरू किया था जी। और बहुत मशहूर हमारे घर का नाम ही है चिकन महल। तो इसी नाम पे रखा। तो चिकन इंडस्ट्री को बड़ा प्रमोशन मिलेगा, फूड इंडस्ट्री को बहुत प्रमोशन मिलेगा, एंड देन चूंकि अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन गया है, टूरिज्म को बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा। लेकिन खैर अब देखिए गवर्नमेंट लेवल पे भी उन लोगों के अपने डिसीजंस होते हैं, उसकी कोई और वजह होती होंगी। लेकिन मैंने ये जरूर सुझाया था कि इससे ये बड़ा अच्छा लोकेशन वाइज सेंटर ऑफ स्टेट सेंटर है। यहाँ होटल्स कंपेरेटिवली सस्ते हैं, आप नोएडा के होटल से मिलाइए। यहाँ ट्रांसपोर्ट सस्ता है। तो दैट वे लखनऊ कानपुर के बीच में कोई अगर बड़ी एरिया मिलती, दैट वुड हैव मच बेटर। बट प्रॉब्ली गवर्नमेंट मस्ट हैव सम अदर कंपल्शन से, जो भी वजह उनकी रही हो। आपने चूंकि नाम लिया, मैं उधर आना चाहता हूँ। मैं कल एक फिल्म देख रहा था, मैं जानबूझकर उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, और ये मैं डिस्कस भी कर रहा था अपने ही साथियों से न्यूज रूम में, कि मैंने जब देखा कि फिल्म शुरू हुई तो पहला क्रेडिट लाइन गई थी उत्तर प्रदेश सरकार को। हाँ, बीच में। जी जी जी। क्या पिछले कुछ सालों में जी मैंने, जैसा मैंने कहा कि सर मैं लखनऊ का नहीं, हाँ मैं बताऊँ, लेकिन अब जब पर्दे पर मैं किसी जगह को देखता हूँ तो मैं भी रिजेंबल कर पाता हूँ कि अरे इस जगह से हम निकलते हैं। क्या पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन कला जगत में, फिल्म जगत में बदला है? बहुत बदला है। हमारा जो फिल्म बंधु है वो बहुत सपोर्ट करता है फिल्म मेकिंग में। उसी की वजह से आप देखिए कि पहले तो इक्का दुक्का फिल्में लखनऊ में बनती थी। जब से फिल्म बंधु बना है उन्होंने सब्सिडी देनी शुरू की है। हिंदी फिल्म के लिए शायद 25% सब्सिडी है, जो लोकल डायलेक्ट की फिल्में बनती है या भोजपुरी फिल्में बनती हैं उनको 50% सब्सिडी है। अब सुना OTTs पे भी, जो प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज आ रहे हैं उनको भी सब्सिडी दे रहे हैं। दूसरे ये है कि यहाँ के जो कलाकार आप लेते हैं, अगर आपके इतने कलाकार हैं तो आपको एडिशनल सब्सिडी मिलती है। तो आप ये देखिए कि पहले जब इक्का दुक्का फिल्में, आज लखनऊ में कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जिस दिन कम से कम 4-5 शूटिंग न हो रही हो। इवन डेली सोप्स जिनका गढ़ सिर्फ मुंबई था हिंदी के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अदर, जिनका गढ़, वो लोग यहाँ दूरदर्शन तो बनाता था सीरियल, जैसे बीवी नातियों वाली बना, मेरा ओखड़ा क्या देखें दर्पण में, कई बहुत सारे सीरियल बने। लेकिन जो लंबे लंबे जो डेली सोप चलते हैं वो यहाँ लखनऊ में, अब यहाँ वो भी बनने लगे। इस समय मैं 2 ऐसे डेली सोप्स को जानता हूँ जो लखनऊ में शूट। तो उससे क्या हुआ कि हमारे लखनऊ में और आसपास बहुत अच्छे कलाकार हैं। अब वो कलाकार, जैसे मैं बम्बई चला गया, हर एक के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, फैमिली कंपल्शंस होते हैं, तो उसकी वजह नहीं जा सकते। तो आज उनके लिए इट हैज़ बिकम ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को आज अगर टैलेंट है आप में, देखिए टैलेंट होना तो जरूरी है, यू कैन ग्रूम द टैलेंट, बट यू कैन मेक सम अनटैलेंटेड पर्सन टैलेंटेड। दूसरा, आपने पिछले सवाल में नाम लिया था, और मैं कहा ना, ये बातें तो कई बार बातों से बातें निकलती हैं। इसी जगह जहाँ बैठे हैं कुछ अभिनेता आए हमारे पॉडकास्ट पे। अब जैसे आपने कहा लखनऊ में बहुत शूटिंग हो रही है, तो हमने राजकुमार राव साहब को बुलाया था। उससे पहले आपने मुल्क के डायरेक्टर रहे अनुभव जी, वो हमारे साथ बैठे थे। कई डायरेक्टर्स ने या कई एक्टर्स ने इस बात को भी कहा जी। अनुभव जी तो खैर यूपी से, अनुभव जी ने मुझसे कहा कि अनिल जी, आई नेवर न्यू लखनऊ है सच गुड टैलेंट। अनुभव जी ने मुझसे कहा ये बात। और आप तो बिल्कुल पैरेलल कैमियो आपका था, या मतलब मैं कहूँ रनिंग आपकी एक्टिंग थी पूरी ऋषि जी के साथ। और आपकी उस एक्टिंग के कारण उस फिल्म का जो एंड आता है, जहां वो एक लाइन आती है जो मुझे लगता है हर सभ्य इंसान को वो सूट करेगी। जो मैं पूछना चाहता, आपने नाम लिया फिल्म सिटी से लेकर तमाम चीजों का, जो कुछ कैरेक्टर्स या कुछ किरदार या जो कुछ कलाकार थे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, वो ये कहकर गए कि यूपी का परसेप्शन, जैसे सरकार बदली फिर ये एक बदला कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक परसेप्शन है। बोले हम पहले छोटे शहरों में शूट करने को लेकर एक संकोच करते थे। हमको अगर वैसी कोई कहानी मिलती थी तो हम शायद मध्य प्रदेश चले जाते थे। बीहड़ दिखाने हो, में बहुत होते हैं, हाँ, बीहड़ दिखाने हो, जंगल दिखाने हो, छोटे दिखाने हो, या महाराष्ट्र के विदर्भ वाले इलाकों में, अब वो भी आने लगे हैं। तो ये अगर मैं, और चूंकि आपको मैं सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रखना चाहता, क्या इस दौरान आए ढेर सारे बदलावों से स्टेट पर और खासतौर पर कला के क्षेत्र पे भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? नहीं, क्यों नहीं पड़ता, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है।
लड़के जो हैं वो बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। देखिए, पहले जब हमने थिएटर शुरू किया था इसके कोई एवेन्यूज़ नहीं थे, सिर्फ हम स्वांता सुखाए करते थे। आज मैं जब स्कूल कॉलेज में जाता हूँ मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप इसको अपना करियर ऑप्ट करिए, क्योंकि इसमें इतना स्कोप है। आप देखिए कितने कितने चैनल्स और OTT, कितने एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं। लाखों लाखों में कलाकारों की ज़रूरत है। वो कलाकार कहाँ से आएंगे? तो आज आप देखिए शहर में तमाम वर्कशॉप्स हो गए। वहाँ भारतनाट्य अकेडमी कई वर्कशॉप करता है, एट ए टाइम 2-2 3-3 उनकी वर्कशॉप चलती हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ट्रिमेंडसली। कोर्स के बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं लेकिन वर्कशॉप कर रहे हैं। हमारे कुछ और अच्छे, ललित सिंह पोखरिया हैं, इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, वो वर्कशॉप करते हैं। पुनीत अस्थाना है, वर्कशॉप करते हैं। तो इन वर्कशॉप से जो बच्चे जो ट्रेनिंग में निकल रहे हैं उनके लिए बहुत एवेन्यूज मिल रहे हैं उनको अच्छे। सर मैं एक चीज और मैं ना आपके साथ, एक तो मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि पूरी की पूरी बातचीत एक कलाकार के तौर पर ज्यादा हुई। आपके इतने किरदार हैं जीवन के ही, एक आपके अनुभव का लाभ लेते हुए एक चीज पूछना चाहता हूँ, और ये आप मुझे बेहतर बताइए क्योंकि मेरी एक्टिंग की समझ 0 है, और अगर 0 से नीचे कोई नंबर होते हैं तो शायद वहां नहीं ऐसा नहीं, और कला की भी। लेकिन क्या इस तरीके की इंडस्ट्रीज में सिस्टम, गवर्नमेंट्स, सरकारें वो सपोर्ट करती हैं और उनके काम करने के तरीके से इन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, देखिए सपोर्ट से तो इफेक्ट पड़ता ही है। सपोर्ट से सबसे बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। क्या यूपी में मिलता है? हाँ, मिलता है फाइनेंशियल। अब लेट हो सकता है, जैसे मैंने बताया सब्सिडी देते हैं वो। अब वो उस लेवल पे कितना सिस्टम ऑपरेटिव है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिलता तो है ही। जैसे मैं अपनी आंखों से एक चीज बता सकता हूँ कि मैंने कुछ कलाकारों से बात की, उन्होंने कहा कि पहले हम यूपी उतना नहीं आते थे, या यूपी की कहानी भी यूपी में शूट नहीं होती थी, वो बाहर होती थी। तो जैसे किसी ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका या लॉ एंड ऑर्डर के परसेप्शन ने हमको कॉन्फिडेंस दिया। बिल्कुल सही हम बात है। 300 लेकर यूनिट लेकर, देखिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि देखिए एक से एक बड़े आर्टिस्ट आती हैं, एक से बड़ी फीमेल हीरोइंस आती हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही ना हो तो बड़ा मुश्किल है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बाहुबली के बारे में बता रहे थे एक साहब, अब नाउ दैट बाहुबली नो मोर। तो उन्होंने कहा साहब इसके तो सामने इससे किसी लड़की को देखा उठा लिया जाता था। ये ज़माना था एक समय यूपी में, एंड दैट इज़ ट्रू ऑल्सो। मैं आपको बताऊं, मेरी एक प्रॉपर्टी गोल्डन प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने, हमें योगी जी की गवर्नमेंट नहीं दिया है, टू सेल इट एट कौड़ियों के भाव मैंने बेच दी वो प्रॉपर्टी। आज वो प्रॉपर्टी कई करोड़ रुपए की है, क्योंकि मुझे थ्रेटनिंग मिलने लगी थी उस समय। मेरी प्रॉपर्टी खाली होगी, 6000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी। वो आपको दबाव में बेचनी पड़ी? दबाव में बेचनी पड़ी? मैंने दबाव में मुझे बेचनी पड़ी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस समय ईश्वर की कृपा से योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है। पुलिस भी सपोर्ट करती है, क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट तो चाहिए। अब कहीं पे शूटिंग कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ लोकेशन है, लोकेशन में तमाम लोग बाहर से आ जाते हैं। तो जब तक पुलिस सपोर्ट वगैरह नहीं होगी तो नहीं होता। आप खुली सड़कों पे शूट कर रहे हैं तो वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट होती है। तो आई थिंक यूपी इज़ गिविंग वेरी गुड एटमॉस्फेयर फॉर प्रोड्यूसर्स टू कम टू यूपी एंड शूट हियर। प्रभु देवा साहब से बात हुई? क्योंकि आपने एक शब्द बोला, उन्होंने भी वही बोला कि बोले मैं यूपी को जितना जानता हूँ उसमें मुझे 3 चीज पता है, खाना, राम मंदिर और योगी जी। बोले बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं डायरेक्टर का नाम भूल रहा हूँ, मुझे रंजीत कपूर ने बताया था। रंजीत कपूर उनके लिए स्क्रिप्ट लिखते थे। बोले वो यहाँ है कास्टिंग करने के लिए। बोले उन्होंने खाना देखा, बोले यार कास्टिंग बाद में, यहाँ से खानसामा को पहले ले चलो। उसको लेके चले। ये रंजीत कपूर ने मुझे बताया। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर, बहुत ही पॉपुलर नेम है वो। और ऐसी सिफारिशें तो नहीं आती बाहर की आपके मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए, वो भी जितने पॉपुलर हैं, जैसे खाने की आपके पास आती हैं? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं है। नहीं। ठीक। एक चीज पूछता हूँ सर, अब थोड़ी सी मैं और बात बदलता हूँ। साइंस बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब जी, हमने शायद ली ही इसलिए नहीं कि बहुत पढ़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। उसके बीच में ये थिएटर करने का वक्त, और हर घड़ी में सर 24 घंटे होते हैं, 25वें घंटे की घड़ी आज तक मैंने नहीं देखी। तो हर आदमी के पास एक बराबर एक दिन में समय है। मैं अभी अपना कोई इंटरव्यू देख रहा था, उसमें शायद मैंने बोला था काश कि दिन 34 घंटों का होता। लिटरली उसमें आज ही मैंने सुबह देखा है। देखिए ये क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट का।
24 घंटों में बहुत से लोग अपने हम्म। इंस्टीट्यूट में काम किया, उसके बाद खाली हो गए, अपनी फैमिली के साथ दिया, घूमने गए, वो गए। मैं उस टाइम को मैं इस्तेमाल करता था अपने दूसरे शौक के लिए। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस, मैं आपको जर्मनी में मैं बताऊं, जर्मनी जब मैं गया तो वहाँ तो कोई थिएटर का सवाल ही नहीं था। तो मेरा प्रोफेसर मुझसे कहते थे, अरे भाई आप आए हैं 1.5 साल के लिए यहाँ, थोड़ा घूमिए घामिए भी, यहीं आप कितना। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे जो सरकार ने काम के लिए भेजा है दैट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड वुड यू बिलीव कि अक्सर मैं रात रात में काम करता था, क्योंकि मेरी वाइफ भी गई थी, तो वहाँ जो बिना हत्थे की कुर्सियाँ गद्दीदार होती उनको अक्सर जोड़ के लैब में सो जाती थी। तो मैंने कभी साइंस में जो कमिटमेंट, जैसे मैं यहाँ है, मैं एक्सीडेंट प्लान करता हूँ। अब मुझे पता लगा रीडिंग जो है मैं ऐसे करूँगा कि मुझे रात में 12 बजे आके रीडिंग लेनी, मैं आऊँगा रात में 12 बजे, मैं सुबह 8 बजे जल्दी आऊँगा मैं। तो दैट वे आई यूज्ड टू मैनेज। मैं अब ये कह सकते हैं कि बहुत लग्जूरियस लाइफ मैंने नहीं बीती, मैंने नहीं जी। जी, लेकिन जो मैंने जी अपनी खुशी के लिए जी, और मुझे आई लव्ड इट। और दर्शकों के लिए CDRI ने जब अपने पिछले कामों को और अपने पिछले दौर को याद किया तो चुनिंदा वैज्ञानिकों की एक लिस्ट बनाई। जी अनिल सर उस लिस्ट में भी हैं, तो सिर्फ कलाकारों की नहीं बना, वो अपना पहला हाँ, प्रेम उनके बताते जो हो, लेकिन जो उन्होंने चुनिंदा एल्यूमिनाई की लिस्ट बनाई है, उसमें मेरा भी नाम इत्तेफाक से है। और बार बार हमें गुस्ताखी कर रहे हैं कि हम अनिल सर कह रहे हैं, डॉक्टर अनिल सर पूरा अगर हम बोलते रहे तो वो, क्योंकि आपने नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें मेरे जो CDRI के साथी लोग थे, मेरे स्टूडेंट्स थे, जैसे मेरे PhD स्टूडेंट्स थे, या मेरे कलीग्स थे, या देखिए साइंस हमेशा कोलैबोरेटिव वर्क होता है, जो मेरे कोलैबोरेटर्स थे वो सब मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे। जैसे अक्सर ही होता था कि मैं कहता भाई ये प्ले एक्सपेरिमेंट है, उसकी रीडिंग इस समय लेना, हाँ हाँ अरे सर आप जाइए, आई विल डू इट। तो ये कभी आपने कोई एक स्पेशल एक्ट या कोई एक दिन का शो रखा कि आपने ये चाहा कि मेरे वो सारे साथी फ्रंट रो पर हों, वो सब बैठे, मैं उनके लिए एक दिन परफॉर्म करूं जिन्होंने मेरे जीवन में इतना साथ दिया है? नहीं, ऐसा मौका तो नहीं आया एक्चुअली, बड़ी लंबी लिस्ट है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं दावत देने की सोच रहा हूँ। अब मेरी लिस्ट 800 से 1000 से 1200 अच्छा, वो बनती ही जा रही है, बढ़ती ही। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे इस शहर ने, मेरे कलाकारों ने, मेरे साइंटिस्ट लोगों ने, मेरे परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना मुझे सपोर्ट किया है। देखिए, बिना ऑडियंस के सपोर्ट के यू कैन नॉट सर्वाइव इन थिएटर। बिना एक्टर सपोर्ट आप कैसे करेंगे भाई? आप अकेले की एक्टिविटी तो है नहीं, मोनो एक्टिंग आप कर रहे हैं। तो लकीली आई हैड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल, ऑल क्वार्टर्स ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग साइंस, थिएटर एंड माय फैमिली। So I have been greatly privileged, I must say, and I am thankful to God for giving me this privilege. सर, मैं अब दो और कैरेक्टर्स पर बात करना चाहता हूँ आपके जीवन के। सबसे आखिर में रखूंगा उन कामों के बारे में जिनके बारे में लोगों को शायद कम पता है। जी। उससे पहले आता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मैं एक दिन लखनऊ में बिताऊं तो क्या क्या करूँ, और मुझे लगता है आपसे ज्यादा लखनऊ हम में से किसी ने नहीं जिया है, और मुझ जैसे आदमी के लिए कि लखनऊ की गो टू एटनरी क्या होनी चाहिए, हो सकता है आप उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। एक दिन के बजाय आप उसको हर मौसम का एक दिन बता दीजिए कि ठंड में ऐसे करो, गर्मी में ये करो, यहाँ जरूर खाना, यहाँ जरूर घूमना, यहाँ जरूर कुछ एंजॉय करना। सॉरी सर पानी नहीं नहीं, देखिए लखनऊ कहा जाता है शहर, हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है। एक तो यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स में वो सिर्फ ऐसे मॉन्यूमेंट्स नहीं है, उनकी कुछ स्पेशलिटी है। जैसे यहाँ का जो इमाम बाड़ा है, अब आप इमाम बाड़ा जब आप जाते हैं तो इमाम बाड़े का जो आर्किटेक्चर है उसका, जैसे इमाम बाड़ा नॉट जस्ट एन इमाम बाड़ा, किसी इसका जो आर्किटेक्चर है, जिस ढंग से उन्होंने बनाया है, बिना किसी खंभे के, बिना किसी सपोर्ट के, जिस ढंग से बनाया, बिना वुड यूज किए हुए, दैट इज रिमार्केबल। तो यहाँ की हिस्टोरिकल इमारतें जो हैं, यहाँ जो लड़ाई लड़ी गई थी जो रेजिडेंसी में, इसी वहाँ पर आज एक शो भी चलता है, लाइट एंड साउंड शो भी चलता है। तो ये चीज़ें, और बाकी खाने को तो आप जानते ही हैं। दूसरी यहाँ की तीसरी चिकन की बहुत मशहूर इंडस्ट्री है। यहाँ का जो चिकन है वो पूरे दुनिया में मशहूर है। यहाँ की जो चिकन की कारीगरी होती है, आप अगर देखें पद्मश्री लिस्ट में हमारे लखनऊ के कई कलाकार हैं चिकनकारी के लिए, जिनको कि उसके लिए मिला है। दूसरे, अगर आप आम के सीजन में आते हैं तो लखनऊ में जो आम मिलता है आपका, वो आपको जो बम्बई का कौन सा आम होता है, अल्फांसो स्टैंड्स नो वेयर।
नहीं, वो तो इसी से समझ आ गया जब आपको नाम भी याद नहीं आ रहा था कि टिकता ही नहीं है कहीं। जी, और इतना महंगा वहाँ मिलता है। हमारा लखनऊ का आम बेहतरीन भी होता है, सस्ता भी होता है एंड टेस्टी भी होता है। और चिकन इंडस्ट्री हो गई, खाना हो गया, इमारतें हो गई। और दूसरे अगर आप पुराने लखनऊ में, अब तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ पहले कहा जाता था कि तवाइफों के घर लोग अपने बच्चों को तहजीब सीखने के लिए भेजते थे। तवाइफों के घर कि कैसे बच्चों को बिहेव करना चाहिए, कैसे आदाब करना चाहिए, कैसे। अब आजकल तो नमस्ते जी, और पहले कल्चर नमस्कार जी, नमस्ते जी। ये कल्चर अभी भी कम से कम हमारे पुराने लखनऊ में, जैसे जैसे लखनऊ एक्सपेंड हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक बात है, वो कल्चरल मिश्रण। इंटरमिंगलिंग हो रही है, तो आज के बच्चे नहीं जानते। अब जैसे मैं बताऊं आपको, अब मैं कोई उर्दू की का मैं सेंटेंस बोलता हूँ तो आई ट्राई टू बी वेरी करेक्ट इन माई तलफ़ुज़। जैसे आज के बच्चों को परवाह नहीं है, हो सकता है कि उस सेंटेंस में 2-4 शब्दों के मतलब पूछ लें। हाँ, हो सकता है कि उस सेंटेंस में 2-4 शब्दों के मतलब पूछ हाँ, लें। मतलब पूछ ले तो वो नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैंने यहूदी की लड़की नाटक किया, वो पर्शियनाइज्ड उर्दू में था, आगा कश्मीरी साहब का लिया। मैं 3 उर्दू के एक्सपर्ट्स बिठाता था अपने साथ, ताकि हमारे तलफ़ुज़ में कोई गड़बड़ी, मतलब वी ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। और उसी का नतीजा था कि हमने वो नाटक बनारस में किया, वहाँ पर उर्दू का सम्मेलन था, एक से एक उर्दू के अदीब लोग आए हुए थे। आप सोचिए, उसमें मैंने 2 नाटक किए, यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब। और उनका ये था कि कहीं से उन लोगों को ये नहीं महसूस हुआ कि ये लड़के जो हैं उर्दू बोलने वाले नहीं हैं। वाह! तो ये पुराने लखनऊ में आपको ये चीज़ मिलेगी। मैंने जैसा कहा ना सर, मैं सीखता हूँ और आपको सुन के भी सीख रहा हूँ, मैं लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ। शायद किताबें कम पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि जिंदगियों से सीखना सबसे बेहतरीन चीज़ देखिए, है। किताबें हर चीज़ की तालीम नहीं देती हैं, हाँ, और उनमें टाइम भी लगता है, जबकि बात करके आप थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं। अब एक चीज़ और प्रैक्टिकल सीख जो सकते मैं सीखना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल, वो ये है कि जैसा आप बार-बार बताते हैं कि आपके साथियों ने आपको बहुत कुछ दिया, लखनऊ ने आपको बहुत कुछ दिया, आपके अपने लोगों ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ। पर आप जो नहीं बताते हैं कि आप भी जो दे रहे हैं, मैं भी जो समाज को दे रहे हैं, इस बारे में आप कम बात करते हैं। नहीं, इस बारे में अगर कोई बात करता है ज़रूर करता हूँ। नहीं, मैं करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि अच्छी बातें भी जी, बिना शर्माए होनी चाहिए। मेरे बड़े भाई साहब जो थे, ही वॉज ए वेरी डिवोटेड सोशल वर्कर। चिकन का काम उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था हमारी फैमिली में। फिर उसके बाद कुछ ऐसा समाज सेवा में रमे कि शॉप बिल्कुल भूल गई उनको। अच्छा, ही टोटली डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू सोशल सर्विस। तो उसमें उन्होंने एक जो बड़ा काम किया, वो एक हरिओम सेवा केंद्र करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आज से 28-29 साल पहले। डॉक्टर सूर्यकांत को आप जानते ही होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत उसके इनिशिएटर थे, उनके साथ मिल करके वो ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे बड़े ब्रदर अब नहीं हैं, ये एक्सपायर्ड 3 years बैक। तो हम लोग जैसे कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, हमारे कुआं जाता है प्यासे के पास। हमारे वॉलंटियर्स हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में, हमारे ऑफिस में, जो कि अलग अलग वार्ड्स में जाते हैं। वहाँ जा कर के डॉक्टर्स और नर्सेस की मदद से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको महंगी दवाओं की ज़रूरत है, उनको बाहर से खरीदना है, नहीं मेडिकल कॉलेज नहीं दे पा रहा उनको दवा है, डायलिसिस किट है, इलाज में जो चीजें महंगी पड़ रही हैं, हाँ, महंगी पड़ रही, इवन सस्ती चीज़ें भी कभी कभी नहीं मिलती हैं। सस्ती जो उनके चीज़ें, लिए अप्रोच से बाहर जो भी देखिए जरूरत है। अक्सर आते हैं, मैं आपको बताऊं, खेत खलिहान बेच करके, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती है ना, ज़िंदगी इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो बेचारे खेत खलिहान बेच करके आते हैं, कभी कभी उनके पास वापस जाने के पैसे नहीं होते हैं। तो वो सारा काम हमारी संस्था हरिओम सेवा केंद्र करती है। और हमारे, जैसे मैंने बताया, वॉलंटियर जाके आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम 3 बजे से 5:30 बजे तक अपने ऑफिस में दवाएं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई ब्लड का रिक्वायरमेंट आती है, उसको फ़ौरन में एंडोर्स करके सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं। इसके लिए हम ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले हम आई डोनेशन कैंप्स भी, आई कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन अब आई कैंप सरकार की तरफ से होने लगे हैं, तो अब हम वो नहीं करते। मैं वजह जान सकता हूँ, आपके भाई ने काम शुरू किया, उसको जारी रखने के लिए इसके पीछे की मंशा है, या आप खुद, आपको लगता है कि नहीं, मुझे लगता है इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। देखिए, समाज की आप कोई भी सेवा कर सकें, आज हमारे समाज को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। मैं एक एजुकेशन, यहाँ पर लक्ष्मीनारायण भगवती ट्रस्ट है, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ।
वो क्या करती है कि हम स्कूल फीस तो सब गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी जो और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो होती हैं स्कूल कॉलेज की, जो हम कुछ कोर्सेज वहाँ पर टीचर्स को एक्स्ट्रा पैसे दे करके कराते हैं, जिससे बच्चे जो हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज सीखे, वो भी हम करते हैं। तो मैं 2 ऐसी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, दोनों का मैं प्रेसिडेंट हूँ। एंड आई रियली टेल यू कि जो सुख आपको किसी की मदद करके मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको टीवी एक्सपोजर में वो सुख मिलता है। जब लोग आपको फोटो खिंचाते हैं, जितना सुख उस आदमी की मदद करने में मिलता है। एक चीज बताइए सर, और ये कई लोग ये सोचते हैं कि मदद करने के लिए बहुत आर्थिक बैकअप की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर मदद बिल्कुल, अर्थ से होती है। बिल्कुल। क्या उसके बिना भी समाज में किसी तरीके का रिटर्न बैक संभव है? नहीं, देखिए, आर्थिक सहायता तो हर चीज़ में चाहिए ही होती है। उसके बिना आप पर्सनली कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल एक आदमी कितना कर सकता है? तो इसके लिए हमारे बहुत से डोनर्स हैं, हमारी कमेटी है, वो लोग सब बराबर टाइम देते हैं उसमें, और ये सारा क्रेडिट उस कमेटी को और उन बच्चों को जाता है, लड़कियों को, जो हमारी जाती हैं वार्ड्स में। क्रेडिट तो मुझे मिल जाता है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन ये काम दरअसल उनका है, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, उनके नुस्खे नोट करके लाती हैं, उनकी दवा निकालती हैं, उनको बुलाती हैं, एक-एक को दवा देती हैं। हमारे यहाँ फिर हम जो उनके अटेंडेंट्स आते हैं, उनके लिए हमारे पास 50 बेड का ब्रेन बसेरा है, इनको हम बेड वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। गर्मियों में ठंडा पानी, जाड़ों में गर्म पानी देते हैं, और लंच देते हैं हफ्ते में 6 दिन। ये सारी सेवाएं हमारी हरिओम सेवा केंद्र करता है। मैं बिल्कुल अब आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जब आपको कोई व्यक्ति बुलाए तो खुद को कैसे पहचानना पसंद करेंगे? आपकी कैसे पहचाने जाना चाहते हैं यहाँ? मैं बस सिंपल अनिल रस्तोगी, और क्या। मैं नहीं मतलब मेरे में कोई ऐसी ईगो नहीं है कि लोग मुझे बड़ा आर्टिस्ट करके जाने या फिलैंथ्रोपिस्ट करके जाने या साइंटिस्ट। नहीं, आई एम जस्ट अ सिंपल मैन लाइक एनी अदर पर्सन। एक बात कही जाती है कम्युनिकेशन की थ्योरी में कि सर्कल बैक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लखनऊ की गलियों में एक अनिल रस्तोगी था, ढेर सारे और भी लोगों की तरह। अगर वो अपने आप को उस रूप में जाना चाहता है तो वो कभी गली नहीं छोड़ सकता, और गली उसको नहीं छोड़ सकती। अनिल रस्तोगी जी कह रहे हैं कि इस रूप में जाना चाहते हैं। हम सभी एक काम करते हैं कि अपनी सुविधा से जिस रूप में उन्हें जानना चाहते हैं उस रूप में जान लेना चाहते हैं। मेरे लिए आप एक शानदार कलाकार तो हैं ही हैं, लेकिन उससे बेहतर एक इंसान है। क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने आपसे 2 चीज़ें सीख ली कि एक, अपनी लाइफ में हर वो शख्स जिसने किसी भी मोड़ पे आपकी कैसी भी मदद की है, उसका नाम और उसको क्रेडिट देना ना भूलें। आजकल लोग अपनी सफलता की कहानी में सिर्फ अपना ही संघर्ष लिखते हैं, नहीं, तो वो बंद हो जाए। आई डोंट बिलीव। और दूसरा, मुस्कुराते खूब रही है। अनिल जी खूब मुस्कुराते हैं, और अच्छी बात यह है कि ढेर सारे सवाल अभी भी मेरी तरफ से रह गए, और कोई भी किताब सर अधूरी हो तो उसमें बुकमार्क लगता है, वो वहां छोड़नी चाहिए। जब वहां छूटती है तो उसको और पढ़ने की इच्छा बनी रहती है। कोशिश ये करेंगे कि पद्मश्री डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, जब उस पूरे सम्मान को हम लखनऊ वासियों को और मुस्कुराहट देने के बाद लखनऊ लौटते हैं, तो एक और दूसरी सीरीज इस पॉडकास्ट की लेकर आएंगे। फिलहाल सर मैं यहाँ अल्प विराम लेता हूँ, पूर्ण नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मुझे नहीं मालूम मैं आपसे कैसी बात कर पाया, अनुभव में छोटा और हर चीज में छोटा, लेकिन कोशिश की कि आपसे बात कर सकूं। मेरा परम सौभाग्य कि आपसे मैंने बात की सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला पर अपना वक्त देने के लिए। अमर उजाला इस पॉडकास्ट को सुनकर आपको जो भी कुछ लगा हो, अनिल जी के बारे में आपके जो विचारों में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल इस पूरी चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।